सो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं 4th चैप्टर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि चुंबक क्या होती है। तो असल में आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ जो अपने चारों ओर लोहा, निकिल, कोबाल्ट ऐसी कुछ विशेष धातुओं को आकर्षित कर लेती है। ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा भी है। हम स्पीकर में, हम मोटर में, ऐसी जगह पर इसको देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं चुंबक को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और उत्पन्न भी कैसे करना है विद्युत धारा से। इसके लिए ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। अब जो ओस्टर्ड थे वो क्या कर रहे थे, एक दिन एक वैसा ही साधारण सा प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा उनके सामने जो टेबल पड़ी हुई है उस पर एक तार पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस तार के आसपास ही एक कंपास निडल थी। कंपास निडल आप जानते ही होंगे, चुंबकीय सुई। तो जो कंपास निडल थी, जब उन्होंने देखा कि तार के अंदर धारा प्रवाहित की गई, तो जब तार के अंदर धारा प्रवाहित की गई तो उन्होंने देखा ये कंपास निडल हिली। अब अगर ये कंपास निडल हिली है तो उसका एक ही कारण होगा, इसके आसपास कोई चुंबक होना। लेकिन आसपास तो कोई चुंबक थी ही नहीं। लोहे की चीज थी क्या? नहीं, तार तो तांबे का था। तो फिर ये चुंबकीय सुई हिली क्यों? चुंबकीय सुई केवल तभी हिल सकती है जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र हो। अब उन्होंने क्या किया, दोबारा उस चुंबकीय सुई को दूसरी तरफ रखा, फिर देखा कि चुंबकीय सुई फिर हिली। अब की बार दूसरी तरफ को हिली। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि असल में कारण क्या है, वो चुंबकीय सुई हिल क्यों रही है। वो हिल रही है क्योंकि जब हम तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब भी वो हिल रही है। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जब जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तब तब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा। इस वजह से ही ये जो चुंबकीय सुई है ये हिल रही है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट जो ओस्टर्ड थे उन्होंने दिया, और वो ये दिया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये तो हमने ऑब्जर्व भी किया, ये उन्होंने लिखा। तो जब किसी धारावाही चालक तार में लिखा हुआ भी है, धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि गतिमान आवेश, क्योंकि तार में गतिमान आवेश थे, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करते हैं। ये स्टेटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखा जाता है। तो गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? अब देखो, अब यहाँ पर ये तो सब बता रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है और वो विद्युत धारा के प्रभाव से पैदा हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। अब इस चीज़ को बताने के लिए दो साइंटिस्ट, जिनके नाम बायोट एंड सेवर्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंबाइंड एक्सपेरिमेंट किया। ये बात 1820 की ही है। तो 1820 में बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कंबाइंड रूप से बताया एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि सच में किसी तार के नज़दीक कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी को हमने बायो सेवर्ट का नियम भी कहा। देखो, एक तार है, अब तार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित करा रहे हैं, मान लो आई एम्पीयर की करा रहे हैं, ठीक है। इसके नज़दीक कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब ये जो बिंदु है ये तार के, क्योंकि आपको पता होगा पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालना एक समय पर सही ना हो, सुविधा के लिए हमने छोटा सा हिस्सा मान लिया, ठीक। तो उस छोटे से हिस्से की कोई लंबाई होगी, मैंने छोटे से हिस्से की लंबाई मान ली dl, ठीक है। तो अब इस dl यानी कि ये जो तार का छोटा सा हिस्सा है, धारा अवयव है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु रखी हुई है जिसका नाम है यहाँ पर P। r दूरी हम मान लेते हैं और बिंदु को हम कह रहे हैं P, ठीक है। जैसे ये तार है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा। तो या तो बिंदु इधर रखी होगी या उधर रखी होगी, हमने इस तरफ मान लिया कोई पॉइंट, है ना। यहाँ ध्यान रखना B4 बायोट सेवर्ट, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम याद रखना B से शो करते हैं। यहाँ D इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अभी छोटे से हिस्से का निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो, ये जो क्रॉस आपके सामने लगाया है मैंने, इसकी अगर आप बात कर लो तो असल में इस दो दिशाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र की, वो आपको टाइम आने पर मैं बताऊंगा ही।
यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बिंदु से अंदर की ओर था, इसीलिए। अब हम बायो सावर्ट के नियम पर चलते हैं। देखो, किसी धारावाही चालक तार के धारा अवयव के कारण इसके निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पर ये काम करता है, बस वही हमें जानना है, वहां से हम बायो सावर्ट के नियम को लिख सकते हैं। तो अगर हम पहले फैक्टर की बात करते हैं तो देखो, सबको पता है कि धारा प्रवाहित क्यों हो रही है, चुंबक के कारण। ये बात तो कंफर्म है कि जितना चुंबकीय क्षेत्र जितनी भी धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यह तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के बहने वाली वैद्युत धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो dB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। बिल्कुल सही बात है। जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ज़्यादा आवेश चलेगा, जितना ज़्यादा आवेश चलेगा उसके चारों ओर उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? दूसरा फैक्टर की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ ध्यान से देखो, शुरू से देख लीजिए। पहला क्या है, तार में बहने वाली धारा की I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि dB समानुपाती I। ये दूसरा क्या है, ये तार में धारा अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितनी ज़्यादा लंबाई का तार होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आवेश होंगे, और उतना ज़्यादा उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तीसरा यहाँ पर है, यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, वो चित्र आपने बनाई दिया होगा तो साइन थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा। और चौथा है, ये तार के अवयव तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन चारों फैक्टर्स को एक साथ अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा। अब ये जो है आप जानते ही होंगे, इसको हटाने के लिए हम हमेशा एक नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं dB = μ0/4π I। देखो, ये जो μ0/4π है ना, ये हमारा नियतांक है, ध्यान रखना, समानुपातिक नियतांक I dl sin θ/r²। तो ये जो दिखाई दिया आपको, ये ही हमारा क्या है, बायो सावर्ट का नियम है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ तक आप इसको लिख के आएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और है, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो उसका सदिश रूप भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसका सदिश रूप लिख सकते हैं। देखो, बायो सावर्ट का नियम तो μ0/4π I dl sin θ/r² है। ठीक है, अब इसका अगर हम सदिश रूप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले आप ध्यान रखो, चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक होते हैं, SI मात्रक, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर या टेस्ला या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, पर बात यहाँ पर किसकी है, पहले हम बात करेंगे इसके सदिश रूप की। ठीक है, देखो, जो चीज़ वेक्टर क्वांटिटी में उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, लगा दिया। धारा है क्या, नहीं। अब बना हमारे पास dl क्रॉस r/r³। ये ध्यान रखना, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसको ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म आई। एक नंबर में अलग से भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रकों की बात करते हैं तो बी के जो मात्रक होते हैं, यानी कि ऐसा ही मात्रक हैं, वो कुछ जो मुख्य हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा, टेस्ला। ठीक है, ये निकोला टेस्ला साइंटिस्ट थे, उनके सम्मान में रखा गया था। तीसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही मात्रक है जो आपको ध्यान होने चाहिए। अभी एक चीज़ आती है, वो जो म्यू0 है, इसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल में जानना चाहिए। भाई, ये म्यू0 क्या है, इसका मान क्या होता है। ठीक है, वैसे इस म्यू0 को हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अच्छा, हमें ये तो पता है ना, μ0/4π बराबर कितना होता है, 10⁻⁷। ये 4π को अगर मैं इधर भेजूँ तो
तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो म्यू नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पेयर स्क्वायर, ये इसका सही मात्रक होता है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे ध्यान आ रहा है जो आपको पता होना चाहिए, और वो ये है कि यहाँ पर एक चीज़ है म्यू नॉट, निर्वात की चुंबकशीलता, एक है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, मान तो पता ही होगा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कई बार ना एक रिलेशन आ जाता है, ये C बराबर 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और E का स्क्वायर रूट। ये जो C है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। कई बार आपसे ये डेरिवेशन करने के लिए आ जाता है, डेरिवेशन ना भी आए तो भी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, मात्रक वगैरह या जैसे भी, तो आपको पता होना चाहिए। चलो इसको डिराइव करके देखते हैं। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में तो नहीं, पर 2 नंबर तक में ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो तैयार कर लेंगे इसको। देखो भाई, म्यू नॉट बराबर क्या होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7। मात्रक जरूर ध्यान रखेंगे, न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, पता होगा इसका ऐसा ही मात्रक, मैंने अभी लिखवाया। और यही हम बात करते हैं, कूलम्ब का नियतांक होता है ना, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का मान निकालता हूँ तो इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, 9। 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। आगे यहाँ तक कोई डाउट है? इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा आप कर लो, इसकी और इसकी। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर हमें क्या मिलने वाला है देखते हैं। 1 व 2 की गुणा करने पर तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा, मान रखते हैं दोनों के 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर गुणा, मात्रक को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आखिरी में जरूरत पड़ेगी आपको 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले तो न्यूटन से न्यूटन कट गया, दिखाई दे रहा है, फिर 4 पाई से 4 पाई कट गया। ठीक है, ये माइनस के साथ है, नीचे जाएंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे, 9 पहले से ही वहाँ है, तो 9 और 7 16। ठीक है, तो लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 7 और 9 16। ठीक है भाई, ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, देखो, और वो नीचे पहले ही सही प्लस के 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मात्रा क्या बचेगा, अब यहाँ हमारे पास कूलम्ब स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब या इसको आप ऐसे लिख लो, कूलम्ब बटे एम्पियर का होल स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों ओर का ना वर्गमूल आप ले लीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल लेने पर जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एफ नोट म्यू नोट बराबर, इसका वर्गमूल लेंगे तो 9 का क्या हो 3, 10 की घात 16 का क्या रह जाएगा 8, और इसका भी वर्ग हट जाएगा, तो कूलम्ब बटे एम्पियर इंटू मीटर 1/मीटर। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, या इसको मैं उल्टा करके लिख लूँ तो कैसे लिखा जाएगा, अगर इसको उल्टा लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा क्या, बराबर 3 गुणा 10 की घात 8, ये भी तो ऊपर जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा एम्पियर बटे कूलम्ब, और यहाँ आ जाएगा मीटर, मात्रा भी उल्टा करेंगे। अब 3 गुणा 10 की घात 8, ये क्या होता है, देखा भी होगा आपने कहीं, है ना, 10वीं क्लास में या कहीं भी देखा हो, तो कहाँ देखा होगा आपने इसको, तो आपने देखा होगा इसको, सी प्रकाश की चाल यही होती है, 3 गुणा 10 की घात 8, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। हालांकि आपको बता दूं कि ये जो एम्पियर प्रति कूलम्ब है ये 1/सेकंड का काम करेगा, और मीटर तो हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी आ गया हमारे पास, क्या हम इसकी जगह पर वो रख सकते हैं, तब रख सकते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे 1/रूट के अंदर म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट बराबर सी, यही तो रिलेशन प्रूफ करना था। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, वैसे मल्टीपल चॉइस में भी इसके मात्रक वगैरह कई बार पूछे जाते हैं, कई तरीके से ये क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसका ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। देखो इसका मात्रक मैं निकलवा के बताता हूँ कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है हमारे पास रिलेशन, याद है हमें। अब आपसे उसने पूछ लिया कि भाई इसका इसका मात्रक बताओ, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। या ऐसे ना कह के आपको ऐसे कह देगा कि भाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2, तो भी तो बात एक ही है, वर्गमूल को तो घात आदि कहते हैं। तो ये इसका भी, या इसको ऊपर लेके चल जाता है कई बार पावर को ऐसे, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी हम बात करेंगे बायोसेवर्ट के अनुप्रयोग की, ठीक है। एक अनुप्रयोग आपको आना ही आना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम बात करेंगे बायोसेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की, एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो जो इनमें पहली एप्लीकेशन है उसका ध्यान रखना। देखो किसी धारावाही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप या कुंडली। देखो अगर एक से ज़्यादा फेरे हो, वृत्त की जो चीज़ है, तार को मोड़ दिया अपने वृत्ताकार रूप में, अगर एक ही फेरा है तो लूप है, और एक से ज़्यादा फेरे हैं तो कुंडली है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। देखो ध्यान रखना, एक तो गॉस की प्रमेय जो है ना उसकी एप्लीकेशंस, और एक बायोसेवर्ट की एप्लीकेशन, यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चित्र बनाकर, ठीक है। देखो चित्र ड्रॉ करते हैं। आपके पास एक वृत्ताकार लूप, पहले लूप के लिए कर लेंगे, कुंडली के लिए फिर बाद में n से गुणा कर देंगे, वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक वृत्ताकार लूप बनाया, उसके 2 सिरे होंगे ये। अब इसमें धारा भी जारी होगी क्योंकि धारावाही है। तो अगर धारा जारी होगी तो मान लिया हमने आई एम्पियर की धारा इसमें जा रही है एक समान रूप से, ठीक है। ऐसे ऐसे जा रही है, केंद्र हमने ओ मान लिया, ठीक है। इस पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस पूरी कुंडली के कारण। इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, हमने त्रिज्या r मान ली, ठीक है। ध्यान रखना वृत्त की हर जगह त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है यहाँ तक। अब चूंकि बायोसेवर्ट का नियम कहता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये कहता है। अब उसको क्या क्या चाहिए, उसको चाहिए धारा I दे दी, अब उसको चाहिए dl यानी कि धारा अवयव, तो हमने छोटा सा अवयव माना, सब कुछ डिटेल इसी में दिख जाती है, इसलिए ध्यान रखा करो वो क्या मांग रहा है। dl भी मांग रहा है, अब साइन थीटा मांगेगा। देखो dl ये रहा हमारे पास, ठीक है। dl का मतलब छोटा सा टुकड़ा इस पूरे वृत्त के लूप का, ठीक है। पूरे का हम बाद में निकालेंगे, अभी आ गया यहाँ तक। देखो आर भी आ गया, डीएल भी आ गया, अब हमें चाहिए थीटा। देखो हमें दिख रहा है कि जो आर है ना वो डीएल के क्या है, लंबवत है। पता भी होगा स्पर्शीय त्रिज्या पर लंब होती है, आपने 9वीं क्लास 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक वृत्त की जो स्पर्शीय होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हम कह सकते हैं कि जो आर है वो डीएल के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। अब दिशा की अगर आप बात करते हो तो दिशा में आपको बता देता हूँ, एक तरीका है, सीधे हाथ का अंगूठा उस दिशा में रखो जिस दिशा में चुंबक धारा जा रही है, चार उंगलियां जो उस हाथ की है उस तरफ रखो जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय निकालना है ओ पर, तो उसी तरफ को खोल दिया हाथ, तो हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। अब अगर बाहर की ओर आ रही है तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम दो सिंबल है, ध्यान रखना, एक तो क्रॉस और एक डॉट, मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे ये तार है, इसके चारों ओर धारा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, तो इधर की ओर अंदर की ओर होगा, इधर से बाहर की ओर आ रहा होगा, ठीक है। तो जो डीबी है उसकी दिशा या तो क्रॉस होगी या होगी डॉट,
अब क्रॉस कब लगाएंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होगा, और डॉट कब लगाएंगे, जब बाहर की ओर होगा। यहाँ बाहर की ओर है तो डॉट लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, समय के साथ आपको बता ही दूंगा कि ये दो सिंबल ही क्यों बने, ठीक है ना। चलो अभी हमारी डिटेल पूरी हो गई है, अभी हम क्या करेंगे, फिर से बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे, ठीक है। देखो अब माना कैसे करेंगे, माना कोई धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसका केंद्र O है तथा जिसमें एक समान धारा I एम्पियर की बह रही है। केंद्र O पर हमें धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए लूप को छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना मान सकते हैं। मान लो dl कोई धारा अवयव है, इसके कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो dl छोटा सा है तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी छोटा सा ही होगा, तो dv इसीलिए लिया, वरना b लेते। dv बराबर μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा तो 90 हो गया, अभी बताया था कि जो r है वो लंबवत होगा किसके, dl के। अलग से बता देंगे dl जो है वो लंबवत है r के, इसलिए थीटा क्या लेंगे, 90 डिग्री। और देखो ध्यान रखना साइन 90 का मान 1 होता है, तो वहां से आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, साइन 90 बराबर होता है 1, ठीक है। अब चले आगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, dv बराबर μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तो अब साइन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। कर लिया यहाँ तक काम, कोई डाउट है, चलिए आगे चलते हैं। संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसका समाकलन करेंगे। छोटे से हिस्से का पता है, पूरे के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा समाकलन करते हैं, ठीक है। 0 से b तक db बराबर μ0/4 I dl अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। लिमिट अगर लेंगे तो लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। पूरा लूप अगर घूम के आएगा तो उसकी लंबाई टोटल कितनी होती है, 2πr, परिधि। किसी भी लूप की जो टोटल लंबाई होती है उसकी परिधि होती है, पता होगा आपको, वृत्ताकार लूप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो जो चीजें अब यहाँ पर नियत हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बस इस चित्र को मैं साफ कर दूं, उसको, इसका तो अब कोई यूज नहीं है, ठीक है। देखो μ0, देखो b रह गया, वहां d कट गया ना, μ0/4 बाहर आया। अब एक और चीज है, धारा की बात करते हैं। तो धारा आप चाहे चुंबकीय निकालो या ना निकालो, धारा पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने का, तो धारा भी बाहर आएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आर स्क्वायर, ठीक है, वो भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा एक जैसी ही रहने वाली है, ठीक है, इसलिए वो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, बस dl, यानी कि छोटी सी लंबाई। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, टोटल लंबाई की बात करेंगे इसकी, और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वो क्या होने वाली है, वो 2πr होने वाली है, क्योंकि पता है ना जो वृत्त की परिधि होती है वही उसकी क्या होती है, कुल लंबाई होती है। तो dl की अगर हम बात करें तो पूरा dl, अगर आप देखें कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई क्या होगी, उसकी परिधि होगी, ठीक है। तब b बराबर μ0/4 I अपॉन r, और यहाँ कितना आ जाए, r स्क्वायर, और अब इंटू आ जाएगा 2πr। देखो 2π से 4π 2 बार कट गया, एक r से एक r कट गया। b बराबर क्या आया, μ0I अपॉन 2r, ठीक है। ये लूप के कारण आया है इतना टेस्ला, ये आपका डेरिवेशन आ गया। अगर वो कहे कि कुंडली है जिसमें n फेरे हैं तो क्या करना है, दोबारा नहीं करना है इसको, बस n से गुणा कर देना। तो कुंडली, यदि कुंडली में n फेरे हों, ठीक है, n फेरे हों, तब b बराबर μ0 NI अपॉन 2r, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये लो टेस्ला। कोई डाउट है, देखिए आगे भी आप देखते रहना इस तरह की चीज़ें।